गुड इवनिंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे वी विल कवर इन आवर सेकंड क्लास द इंडियन पॉलिटी सेक्शन। इंडियन पॉलिटी कवर करने के क्रम में हम कुछ बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या इसमें डिस्कस किया हुआ है। सो फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स एंड व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम। इस सबको क्लियर करने के बाद हमारा मेन जो शुरू होता है द चैप्टर वो है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, and we have completed that one also in our previous classes। इसमें हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और इनकी जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, लाइक लेजिस्लेचर के टाइप हिस्टोरिकली, लेजिस्लेचर के टाइप इन प्रेजेंट डे और इंडियन लेजिस्लेचर और उसमें लिए गए कुछ एलिमेंट्स जो ब्रिटेन और यूएस के लेजिस्लेचर से मिलते जुलते हैं। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव को लेकर भी हमने बहुत सारे उसके डायमेंशंस को कवर किया था एंड सेम गोज ऑन विद द जुडिशरी। इतनी चीज़ें करने के बाद हमने रिलेशन देखे थे अमंग थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और उनके बेसिस पर कितने तरह के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं उनको कंपेयर किया था। In our last class we have done the third point of this topic, जिसमें है कि types of government system in terms of various variables. First we have discussed in terms of people involved in the government system। उसमें हमने जब एक ही व्यक्ति चारों ओर रहता है गवर्नमेंट सिस्टम के, उसको डिस्कस किया था। इट इज़ अ नॉन डेमोक्रेटिक एंड ट्रेडिशनल सिस्टम विच इज मोनार्किकल और डिक्टेटोरियल। इन सम कंट्रीज वी कैन सी थियोक्रेटिक सिस्टम इज ऑल्सो involves one holy book or one things। बट उसे समझने के क्रम में हमने देखा था वन पर्सन वाले सिस्टम को मोनार्किकल कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वहाँ ओलिगार्की होती है और जहाँ सभी लोग शामिल होते हैं उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह हम सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी देख रहे थे। अगर होली बुक होगी तो थियोक्रेसी होता है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो डेमोक्रेसी होती है। अगर मिलिट्री पावर या शारीरिक बल के आधार पर लेजिटिमेसी मिलती है गवर्न करने की तो ये राजतंत्र या मोनार्किकल सिस्टम होता है। आफ्टर दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव और सिमिलरली वी हैव डन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये हमने लास्ट टाइम कवर किया था। अभी जहाँ हमने छोड़ा था एक बार उसका रिविजन करेंगे and then we go on to our next topic today's। in terms of relationship between center and state में हमने देखा था कन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनिटरी सिस्टम। तो कन्फेडरेशन जिसे कि हम परिसंघ भी कहते हैं, इसमें हमने पाया था कि जो स्टेट हैं वो माइटी होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं और सेंटर कमज़ोर होता है। सिमिलरली जो संघ या फेडरेशन है उसके बारे में हमने देखा था कि इसमें सेंटर एज वेल एज स्टेट सबका अपना अपना इंडिविजुअल स्टेटस मेंटेन रहता है, कोई ज़्यादा पावरफुल या कम पावरफुल नहीं है। दोनों के बीच डिवीज़न ऑफ पावर है और स्पष्ट लिखा गया है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कि दोनों के क्या क्या काम होंगे। उसके बाद हम एक यूनिटरी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं जो कि हम एकात्मक ढांचा भी कहते हैं इसे। दिस कैन बी सीन इन ब्रिटेन लाइक कंट्रीज और इसमें सेंटर अटमोस्ट पावरफुल होता है। सो स्टेट पावरफुल इन कन्फेडरेशन, सेंटर पावरफुल इन यूनिटरी और इन बिटवीन जो बीच का है जिसमें दोनों के दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज फेडरेशन और संघ। ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। इसके लिए आपको याद करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला कहें या कोई भी एक वर्ड है जो समझना है, वो है एक सेंटेंस समझना है, सॉरी, वो है कि कन्फेडरेशन इज द डिस्ट्रक्टिबल यूनिट। इट मींस डिस्ट्रक्टिबल यूनिट का मतलब सेंटर ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। जो कि दिखता है स्टेट मोर पावरफुल है और जो यूनिट है वो डिस्ट्रक्टिबल है। खुशी यादव इज देयर। हेलो सर। खुशी यादव कह रही हैं कि माई नेम इज तुषार। ओके, आई हैव रिप्लाइड टू यू सर, प्लीज रिप्लाई। यू आर नॉट एज गुड लाइक सूरज सर बिकॉज दे ऑलवेज गिव रिप्लाई टू स्टूडेंट्स कमेंट्स। ओके बेटा, आई थिंक आज मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया होगा। नाउ कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटरी सिस्टम को देखने के बाद
हमने चेक किया था कि प्रेजेंट डे में इसके कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, या फिर हिस्टोरिकली हमने कौन कौन से इसके एग्जाम्पल देखे हैं। तो हमने देखा था फॉर्मर यूएसएसआर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कन्फेडरेशन, बिकॉज जो इसका डिसोल्यूशन है, इसका अपने आप में डिसॉल्व हो जाना है, ये स्वयं बताता है कि इट इज़ अ कॉन्फेडरेशन, इट इज़ अ डिस्ट्रक्टेबल यूनिट जो कि एक टाइम के बाद डिस्ट्रक्ट हो गई। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉन्फेडरेशन हो तो उसमें जो सेंटर है वो डिस्ट्रॉय ही हो जाए, बट अगर वो डिस्ट्रॉय होता है तो ये आसानी से किया जा सकता है, जो कि किसी और स्ट्रक्चर जैसे कि फेडरल या यूनिटरी में नहीं किया जा सकता। Similarly, we have seen the example of United States of America, which is initially formed on the values of confederation, but later it became a federal structure. पहले इसे कॉन्फेडरेशन के आधार पर बनाया गया था, लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने महसूस किया कि स्टेट्स का बने रहना और सेंटर का भी बने रहना जरूरी है। किसी भी हालत में सेंटर से स्टेट का अलग होना स्वीकार्य नहीं रहेगा, जो क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ताकत है उसको कम कर सकता है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकेम अ फेडरेशन फ्रॉम अ कन्फेडरेशन। सिमिलरली स्विस कन्फेडरेशन, जब हम वर्ड सुनते हैं तो इसमें सिर्फ वर्ड के तौर पर कन्फेडरेशन यूज होता है, बट एक्चुअली इट वर्क्स लाइक अ फेडरेशन, बिकॉज जो स्विस में कैंटन है, जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, स्टेट लाइक इकाइयां कह सकते हैं आप, उनको सेंटर से डिसोसिएट होने का राइट नहीं है। ओके, similarly we have seen the example of Germany, which is a federation, and a British and French political system, which is an example of a unitary form of government. So in terms of various variables, we have seen the government systems, different types of government system यहाँ पर हमने complete किया। और now our fourth point या fourth chapter इंट्रोडक्टरी पार्ट जो पॉलिटी का है उसमें हमें देखना होगा, समझना होगा, कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। उसमें फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक हमारा है इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी। व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी? बिकॉज इंडियन पॉलिटी में जो हम डिस्कस करते हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसमें 90% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है, बिकॉज किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट भाग होता है। और डेमोक्रेसी को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इन आवर कंट्री डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमने अपनाया है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू नो अबाउट इट्स इवोल्यूशन, कि हम कैसे पहुंचे डेमोक्रेसी तक, या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, एक रूल बुक बनाकर किसी देश में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चलाना, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो एक बार इसके बैकग्राउंड को समझ लेंगे तो हमें पॉलिटी के अध्ययन में और आसानी होगी। नाउ first thing we have to know about the evolution of constitutionalism and democracy is that अर्थशास्त्र, which is written by कौटिल्य, जिनके अलग अलग नाम भी हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, कुछ लोग चाणक्य कहते हैं, ये माना जाता है कि ये सभी नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो अर्थशास्त्र, which is written by कौटिल्य in 3rd century before Christ, elaborated the various aspects of government and to establish a connection with each department of administration, rules and procedures are mentioned. पहली बार इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो 3rd century BC में एक बुक लिखी गई थी, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसमें पहली बार हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिसमें एक गवर्नमेंट सिस्टम को कैसे बनाया जाएगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, उससे रिलेटेड रूल्स और सारे प्रोसीजर, सारी प्रक्रियाएं मेंशन्ड थी। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने का एक पहला जो ग्लिम्स है वो मिलता है अर्थशास्त्र में, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही मेंशन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र is one of the first document in Indian subcontinent which has the seed of constitutionalism, जिसमें संविधानवाद के बीज पड़े हुए थे।
ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, अगर हम ग्लोबल टर्म्स में देखें, ये तो हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा, बट ग्लोबली हमें ऐसा पहला डॉक्यूमेंट या ऐसा पहली चीज़ कब दिखती है जब हमें लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक फर्स्ट झलक हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो इट कैन बी सीन इन हम्मुराबी कोड in 1780 before Christ. The sixth ruler of Babylonian dynasty, which ruled in मेसोपोटामिया आज के दिन का इराक को मान सकते हैं, इराक और उसके आसपास का इलाका। 1780 बीसी में बेबीलोनियन डायनेस्टी के छठे रूलर हम्मुराबी ने कुछ 282 सेट ऑफ लॉज कोडिफाई किए थे। कोडिफाई किए थे कहने का मतलब है 282 लॉज एक बुक में लिखे थे। इट एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स फॉर कमर्शियल इंटरैक्शंस। तो ये रूल किन बातों के बारे में बताते थे? तो ये बताते थे कि किसी भी तरह से कमर्शियल इंटरैक्शंस, यानी कि आप ट्रेड करेंगे या लेन देन करेंगे पैसे का, इसके लिए कैसे स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे या किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। एंड सेट फाइन्स एंड पनिशमेंट्स to meet the requirements of justice. Basically, it is a commercial document, but it has some set of rules. That's why we can see some seeds of constitutionalism in it, और ये संविधानवाद के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडियन कंटेक्स्ट में और ग्लोबली भी हमने देखा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत मान सकते हैं हम इन दो डॉक्यूमेंट से। और इसमें सबसे पहले 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास के टाइम पर लिखा गया अर्थशास्त्र न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबली भी दुनिया का पहला ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें संविधानवाद के लक्षण या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फीचर्स देखने को मिलते हैं। द सेकंड मोस्ट नोन document is Hammurabi Code, but it only deals in terms of commercial interactions, or it deals with commercial rules or laws. The above mentions are some examples of early signs of constitutionalism. पहले के कुछ लक्षण हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं। आशुपाल इज ऑल्सो हियर। हेलो आशुपाल। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है विद टाइम। इसमें हमने अर्थशास्त्र और हम्मुराबी संहिता के बारे में जान लिया है, हम्मुराबी कोड के बारे में जान लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से हमारा मतलब है कि किसी एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स लिख दिए जाएं, बहुत सारे रेगुलेशंस के बारे में बता दिया जाए, प्रोसीजर्स के बारे में बता दिया जाए कि कैसे गवर्नमेंट चलेगी। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मानते हैं और इसके शुरुआती लक्षण यहाँ मिलते हैं। So above mentions are some example of early signs of constitutionalism, but there is no doubt that the present form of constitutionalism, जैसा कि आज हमें दिखता है, and democracies are related with some incidences of 17th and 18th century. हालांकि ये जो अर्थशास्त्र और हम्मुराबी कोड का हमने एग्जाम्पल दिया, इसमें निसंदेह संविधानवाद के लक्षण दिखते हैं। There is no doubt that some seeds of constitutionalism can be seen in those documents, but the present form of constitutionalism है जो कि यहीं से धीरे धीरे विकसित होकर बना है, उसके जो सीड्स हैं या उसकी जो शुरुआत है वो हम मान सकते हैं कि जो 17th और 18th सेंचुरी के बीच में कुछ ऐसे इवेंट हुए थे वर्ल्ड लेवल पे, वहाँ से हमें प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखने को मिलती है। So the first incident which is remarkable in history and which started a revolution in terms of constitutionalism is the bloodless revolution of 1688 which happened in England. इंग्लैंड की 1688 की रक्तहीन क्रांति। ब्लडलेस का मतलब है, ब्लड को हिंदी में रक्त कहा जाता है, और बिना किसी खून को बहाए ही बहुत बड़ा चेंज आ गया था एक देश में। सो
देखते हैं इसमें क्या हुआ था इन 1688। बिफोर 1688 AD, इंग्लैंड इज अंडर किंग जेम्स सेकंड। 1688 से पहले इंग्लैंड किंग जेम्स के अंडर था। The modernization of thought started in England and the thinkers like John Locke influenced people. 1688 आते आते इंग्लैंड में खास तरह की फिलॉसफी, खास तरह की एजुकेशन या खास तरह का आधुनिक विचार जिसे मॉडर्न थॉट कहते हैं वो पनपना शुरू हो गया था। बिकॉज पीपल आर रीडिंग, एक कॉन्स्टेंटिनोपोल नाम की जगह थी, रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका था, और कॉन्स्टेंटिनोपोल नाम की जगह जो कि इटली और रोम का इलाका है, वहाँ ऑटोमन एम्पायर के आ जाने से रोमन एम्पायर के बहुत सारे लोगों को हटना पड़ा था और वो गए थे रेस्ट ऑफ द यूरोप की तरफ। रेस्ट ऑफ द यूरोप की तरफ जाने में अपने साथ वो सारी लाइब्रेरी की बुक्स लेकर आए थे जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी जगहों से उन्होंने इकट्ठा की थी, इंक्लूडिंग इंडिया एंड अरेबिया एंड ईरान से जो भी नॉलेज गेन किया गया था, पर्शियन बुक्स, संस्कृत की बुक्स, ये सारी बुक्स और ये सारे विचार पहुंचते हैं यूरोप। बिकॉज कॉन्स्टेंटिनोपोल का डिक्लाइन हो जाता है और यूरोप पहुंचने के बाद धीरे धीरे जब लोगों के बीच ये नए विचार आते हैं, नई किताबें वो पढ़ते हैं, तो वहाँ की जो सोसाइटी है उसमें कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं और एक मॉडर्नाइज्ड थॉट प्रोसेस विकसित होने लग जाती है। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि जो प्रेजेंट उस समय का भारत था और उस समय का मेसोपोटामिया का इलाका, इराक का इलाका, ईरान के इलाके थे, उन जगहों के जो विचार थे, उन जगहों पे जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थे इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। और जो अपना यूरोप है, रोमन एम्पायर है, इट इज़ मोर सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिज्म। इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था जैसा कि इंडिया और इसके आसपास के इलाकों में देखा जाता है, लेकिन वहाँ मटेरियल सक्सेस काफ़ी कुछ थी। तो जब कॉन्स्टेंटिनोपोल के डिक्लाइन के बाद ये सारा नॉलेज यूरोप पहुंचता है तो यूरोप की कॉन्शियसनेस में भी बदलाव आता है, और इस वजह से कुछ थिंकर्स जैसे कि जॉन लॉक हैं जो इंडिविजुअल हैप्पीनेस की बात करते हैं, उन लोगों की बातें प्रेवलेंटली सुनी जाती हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ लिबरल थॉट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। एक इंसान को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसे अपना जीवन जीने के लिए किस तरह के एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, कैसी एजुकेशन की ज़रूरत है, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो उसे प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये सारी बातें अब उभर कर सामने आने लगी थी। एंड जो 1688 और उससे पहले का इंग्लैंड था, वहाँ इस तरह के थिंकर्स बहुत ज़्यादा मायने में हमें देखने को मिले थे। इसका प्रभाव क्या हुआ? The awakened society could not accept an autocratic monarchy upon itself and the revolution took place. तो एक जागरूक समाज को किसी भी स्थिति में एक निरंकुश राजतंत्र नहीं चाहिए होता है। जस्ट लाइक टुडेज इंडिया, हमें एक निरंकुश राजा नहीं बल्कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए होती है। हमें एक ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसके अंडर हम हों, बल्कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे हम पावर दें और वो आसानी से गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलाए विद द हेल्प ऑफ इट्स मिनिस्टर्स। ये चीज़ का रियलाइजेशन पहली बार इंग्लैंड में वहाँ की सोसाइटी को होता है आफ्टर दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द लिबरल थॉट्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इस सब की वजह से वहाँ के लोगों में विद्रोह पनपता है और वो डिमांड करते हैं कि राजा को हटाया जाए और लोगों का अपना खुद का एक सिस्टम लागू किया जाए। बट ये सब जो डिमांड है और ये जो सारा प्रोटेस्ट है, इसमें किसी भी तरह का कोई ब्लड शेड नहीं होता है। इसका मतलब कि राजा ने किसी भी तरह की पावर का प्रयोग करके इन्हें हटाना नहीं चाहा, किसी तरह का स्ट्रगल सामने नहीं आया, और राजा को खुद ही अपनी जगह से हटना पड़ा। उन्होंने खुद को स्वयं ही अपने आप को हटा दिया था अपनी पोजीशन से, राजा की पोजीशन से, और इस वजह से वहाँ जो पावर है वो पावर डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है एक नई गवर्नमेंट पे जिसको बनाया था वहाँ के लोगों ने। सो इट इज़ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। और राजा के, चूंकि राजा स्वयं ही वहाँ से हट चुका था, सो
पीपल ऑल्सो रियलाइज दैट जो उनकी पोजीशन है उसका सम्मान रखते हुए एक नाम मात्र के लिए राजा की संस्था को हम बनाए रखेंगे. सो इट वॉज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बिकॉज द किंग पीसफुली एक्सेप्टेड द विल ऑफ इट्स पीपल. आफ्टर द रिवॉल्यूशन अब ये जो चेंज हो गया, देखिए राजतंत्र से लोगों के द्वारा बनाई गई एक सरकार वहां बन गई है. सो इट्स अ काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन. एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है एक मॉडर्न थॉट की वजह से. सो वी कैन से दिस इज अ रिवॉल्यूशन. After the revolution, instead of autocratic monarchy, the constitutional monarchy was established by the people. देखिए, ऑटोक्रेटिक मोनार्की में जो राजा कहता है वही होता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इसी के अकॉर्डिंग रूल किया जाता है. ऑल्दो यहाँ पर मोनार्की वर्ड है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आएगा मोनार्क भी या राजा भी, राजा या रानी जो भी हम कहें. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्क के पास अपना खुद का डिसीजन लेने की ताकत नहीं होती है, नहीं उसे राइट होता है. ही विल ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं और यहाँ सिर्फ नाम मात्र के लिए राजा होता है. सो वी हैव सीन एन ऑटोक्रेटिक मोनार्की कन्वर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बाय द रिवॉल्यूशन. अब ऐसा कह सकते हैं कि मोनार्की रखी ही क्यों, डेमोक्रेसी पूरी तरह से फुल फ्लेज तरीके से क्यों नहीं लाए, एक रिपब्लिक क्यों नहीं बनाया. तो उसके पीछे हमें देखना होगा कि जो रिवॉल्यूशन था उसमें किसी भी तरह का ब्लड शेड नहीं हुआ था, राजा ने समझौते के तहत अपना पद त्यागा था. तो टू गिव इम्पोर्टेंस टू द फैमिली ऑफ द रॉयल किंग दे मेंटेन्ड अ पोस्ट ऑफ क्राउन एंड वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती रही. बट क्राउन इज नॉट पावरफुल एट ऑल, इट इज जस्ट बिहेव लाइक अ रबर स्टैम्प. और आज से कुछ महीने पहले ब्रिटेन में फिर से लोगों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया है कि दे डोंट नीड इवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दे नीड फुल डेमोक्रेसी विथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री. तो अब वहाँ के देशों में फिर से जागरूकता जागी और उन्होंने कहा है कि हम नाम मात्र के लिए भी किसी को राजा नहीं मानेंगे, हमें कोई राजा नहीं चाहिए, एवरीवन इज इक्वल. तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आपको फिर से इंग्लैंड में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखे अगर लोग परसिस्टेंटली इस डिमांड को रखते रहेंगे तो. सो आफ्टर द रिवॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द पीपल. द कोरोनेशन ऑफ क्वीन मैरी एंड हर हस्बैंड विलियम डन पीसफुली बाय द पब्लिक. तो पब्लिक ने ही अपने पुराने राजा को हटाया और उनकी बेटी क्वीन मैरी और उनके हस्बैंड विलियम को वहाँ का राजा और रानी बना दिया. तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो राजा और रानी सिर्फ नाम मात्र के, उनका एक महल है, बाकी कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उन्हें हमेशा वहाँ की गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी. आफ्टर दैट इट वाज डिसाइडेड टू रन द नेशन इन अकॉर्डेंस विथ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरियस सेट ऑफ रूल्स एंड ट्रेडिशंस इनको वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया. एंड द किंग और द क्वीन विल बी द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. ये सिर्फ नाम मात्र की स्टेट रहे. तो ये डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड का कैसा होगा. सो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इंग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ब्रिटेन का जो संविधान है उसे लिखित संविधान नहीं माना जाता है बिकॉज एक कोई इकलौता डॉक्यूमेंट नहीं है वहाँ जिसे हम कहें कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड. जस्ट लाइक इन इंडिया वी हैव सीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक बुक है, एक पूरा डॉक्यूमेंट है. लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. तो इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है. तो इंग्लैंड में बहुत सारे रूल्स हैं, अलग अलग पेजेस में हो सकते हैं, अलग अलग एक्ट के थ्रू हो सकते हैं, अलग अलग मेंशन हो सकते हैं.
बहुत सारे रूल्स हैं और कुछ वहाँ की सोसाइटी के अपने ट्रेडिशंस हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये ट्रेडिशनल लॉज होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो शायद आपको पिछली क्लास अगर जिन्होंने अटेंड की हो वो आसानी से बता पाएंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ, कॉमन लॉ एंड डिवाइन लॉ, एंड दीज काइंड ऑफ ट्रेडिशनल लॉ कैन बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन लॉ। खैर, ये रही पिछली क्लास की एक बात जो यहाँ पर उभर कर आई। तो इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं, वैल्यूज हैं और ट्रेडिशन है वहाँ की सोसाइटी के, एंड दे आर एजुकेटेड इनफ टू फॉलो दोज रूल्स विदाउट इम्पोजिंग एनी लॉ फ्रॉम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या बिना किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाए भी वहाँ के लोग इस तरह से ट्रेंड हैं कि वो अपने सारे रूल्स को फॉलो करते हैं बाय वेरियस लॉज। यहाँ तक की कहानी 1688 के रिवॉल्यूशन की थी, जो कि अपने आप में एक पीसफुल रिवॉल्यूशन था। इसमें किसी भी तरह का कोई ब्लड शेड नहीं हुआ था और इसने ऑटोक्रेटिक मोनार्की के बदले एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश किया। सो वी कैन सी इन दीज मॉडर्न टाइम्स द सीड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1688। यहाँ हमें संविधान की पहली झलक देखने को मिलती है। बट यहाँ फुल फ्लेज डेमोक्रेसी क्या थी अगर हमसे ये पूछा जाए, तो हम कहेंगे कि यस, इट इन प्रैक्टिस देयर इज डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, बट आइडियली और प्रिंसिपली बिकॉज ब्रिटेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, that's why we cannot say it is a full-fledged democracy, because its head of state is hereditary post. It cannot be elected by the people. यहाँ का जो राज्य का प्रमुख है यानी कि जो क्राउन है वो एक खास परिवार का होता है और एक के बाद एक उसी परिवार के लोग राजा या रानी बनते हैं। इसलिए इसे डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, बिकॉज जो भी हो उसकी पावर हो या ना हो, बट वो डिक्लेयर्ड हेड ऑफ द स्टेट तो है। और जिस देश का हेड ऑफ द स्टेट एक ही परिवार के लोग चुने जाते हैं वहाँ डेमोक्रेसी नहीं मानी जाती है। डेमोक्रेसी उन कंट्रीज में मानी जाती है जहाँ हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जो सरकार या देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, फर्स्ट नागरिक है, उसको जनता खुद एक इलेक्शन के थ्रू चूज करे, देन इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। सो we can see the seeds of constitutionalism in 1688 revolution, but there is not a full-fledged democracy that can be seen in 1688's revolution. Now we come to the second incident of that time period, जो कि है 1776 का अमेरिकन रिवॉल्यूशन। America was a colony of England where a long struggle happened for the elimination of colonialism. अमेरिका भी जस्ट लाइक इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी और वहाँ भी एक बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट चला था फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंड जॉर्ज वॉशिंगटन वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दैट स्ट्रगल। और वहाँ के जो खास नेता थे, जो प्रमुख नेता थे, वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इतनी चीज़ें अगर हम समझ गए हों तो हमें आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि फिर अमेरिका में क्या हुआ। So America got its independence in 1776, तो बहुत पहले भारत से आज़ादी मिल गई थी अमेरिका को, बिकॉज वहाँ बहुत सारे अलग कारण भी थे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो अमेरिका में फ्रीडम मूवमेंट चला रहे थे वो अमेरिका के नेटिव नहीं थे, बल्कि वो यूरोप से ही गए हुए लोग थे और उन्होंने वहाँ बस गए थे एक लंबे समय में। कुछ प्रिजनर्स जिन्हें यूरोप में नहीं रखा जा सकता था उन्हें भी अमेरिका में जेल बनाकर रखा गया, और थ्रू टाइम जब उनकी सजा समाप्त हो गई, दे ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और जिन्हें भी अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश थी वो कोलंबस के डिस्कवर करने के बाद सी रूट को अमेरिका जाते रहे। एक ख़ास बात यहाँ पर देखने लायक ये होगी कि जो अमेरिका की प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो उस देश की नेटिव यानी कि जो ओरिजिनल वहाँ के लोग थे जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, उस नेटिव पॉपुलेशन को बहुत हद तक हटा देने के बाद अब इस्टेब्लिश हुई है। सो ओरिजिनली नो वन बिलोंग्स टू अमेरिका राइट नाउ एक्सेप्ट द रेड इंडियंस विच आर रिमेनिंग इन अ माइनॉरिटी। तो ये अपने आप में बड़ा क्रूर इतिहास है कि जिस ज़मीन के जो लोग थे उनको हटाकर किसी और देश से आए लोगों ने उस जगह को अपना लिया और
न सिर्फ अपनाया बल्कि आज के समय में वही वहाँ के नागरिक माने जाते हैं, न कि वे लोग जो ओरिजिनली वहाँ रहते थे। खैर, ये बात अलग है 1776 के रिवॉल्यूशन से। 1776 में अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से उन्हें फ्रीडम मिलती है फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड उनका देश छोड़कर चला जाता है, उसके बाद अमेरिका अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करता है। तो इन 1787 AD 13 स्टेट्स, जो कि अब 51 बन चुके हैं आपस में उनका रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, 13 states came together and made a written constitution which is based on the federal structure. So मैंने पिछली क्लासेस में आपको बहुत बारीकी से ये बात बताई है कि ये सब इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। जहाँ कहीं भी आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सुनेंगे आपको सीधे सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर होगा फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ पर होगी इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी। ओके, तो अमेरिका ने जो अपने लिए स्ट्रक्चर चुना वो था 13 स्टेट्स ने मिलकर एक सेंटर बनाया। इन सभी ने मिलकर यूनाइट हुए और एक पावरफुल सेंटर का निर्माण किया जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज दीज 13 स्टेट्स यूनाइटेड टू फॉर्म अ कंट्री कॉल्ड अमेरिका। शुरुआत में जैसा कि हमने पहले पढ़ा कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटरी सिस्टम के टाइम पर, कि ये 13 स्टेट इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली ज्वाइन किए थे एक सेंटर को, और इनके पास राइट था कि जब भी इन्हें ठीक न लगे तो ये अपने इस ग्रुपिंग को छोड़ सकते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू मैनी हिस्टोरिकल इवेंट्स यूएसए ने ये रियलाइज किया कि अब इन देशों का, इन स्टेट्स का अलग होना यूएसए के हित में नहीं है। तो राइट नाउ इट बिकेम अ फेडरेशन जहाँ स्टेट्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही हमें जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल मिलता है वो भी 1787 में मिलता है, क्योंकि यूएसए ने अपना एक पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। बिकॉज ये स्टेट और जो सेंटर ये बना रहे हैं इसके बीच एक एग्रीमेंट पेपर साइन करना जरूरी है, और वो एग्रीमेंट पेपर सिर्फ 1 या 2 पन्नों का नहीं था बल्कि उसमें बहुत सारे रूल्स भी थे। बिकॉज एक एंटिटी, 2 एंटिटी, 3 एंटिटी या वेरियस एंटिटी आपस में मिलकर एक सेंटर बनाती हैं, तो उन्हें हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद दी सेट ऑफ रूल्स, और यही बनेगा वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। तो द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Although the starting of constitutionalism took place approximately 100 years ago from Britain, but they do not adopt any written constitution. So, in that sense, American Constitution is the first written constitution. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने या कॉन्स्टिट्यूशन जैसी बातें 100 साल पहले देखी जा चुकी थी इन ब्रिटेन, जब 1688 का ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था। बट उन लोगों ने कोई रिटन डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं बनाया, बल्कि बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स और वैल्यूज या लॉज को एक मान लिया और उनके आधार पर काम करने लगे। उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न होते थे। और उसके 100 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद या 100 साल बीत जाने के बाद अमेरिका एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें सारी बातें लिखी होती हैं। तो इस लिहाज से पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है अमेरिका में, और इंग्लैंड में हमें फर्स्ट सीड ऑफ डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखने को मिलते हैं इन मॉडर्न टाइम्स। आई होप यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। दीज आर द हिस्टोरिकल इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस एंड टेक शेप, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी को एक नया रूप दिया। सो आफ्टर दीज टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हालांकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, बिकॉज इट डिमांड सम मोर टाइम, जो कि आज कवर करना मुश्किल होगा। आज हमने 2 बड़े इवेंट पढ़े, हमने बैकग्राउंड समझा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी का, जिसके सीड्स हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और हम्मुराबी के कोड में मिलते हैं। मॉडर्न डे टाइम्स में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की ओर इशारा किया था, जहां हमें पहली बार देखने को मिला कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नाम की चीज़ हो सकती है, और वो था 1688 का रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड और
1776 का अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हमें बहुत अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बताता है, बिकॉज यहीं से पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था मॉडर्न डे का। और आने वाले समय में सभी देशों में अब धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ेगी, और जितने भी देश होंगे सबका अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ छोटे देश हैं या फिर उनके अंदर अपनी सेट ऑफ रूल्स या वैल्यू ट्रेडिशन प्रेवलेंट है इतने कि उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है कहीं से अलग से, तो वो ब्रिटेन जैसे देश किसी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बिना भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीज कहे जाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू आवर ऑफलाइन क्लासेस एंड द डिफेंस एग्जाम्स, किसी भी तरह की प्रिपरेशन से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हों तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज इन इंडियन पॉलिटी क्लास, एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। कीप लर्निंग एवरी डे, कीप रिवाइजिंग एवरी डे, and success will be yours. So bye bye for today.